हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट। और सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 के हमने 7 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में कि बाबर कौन है। तो बाबर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में हमने जितनी भी डायनेस्टियों ने रूल किया था दिल्ली सल्तनत के समय, वो हमने पढ़ा कंप्लीट। फिर हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, वहाँ का प्रशासन किस प्रकार का था, सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो, तो वो सब हमने पढ़ लिया है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद में कौन सा रूल स्टार्ट होता है, मुग़ल रूल, राइट। यानी कि मुग़ल एम्पायर की स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत के बाद में। तो वो हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत किस प्रकार, दिल्ली सल्तनत जो रूल है वो किस प्रकार से ख़त्म होता है और मुग़ल एम्पायर स्टेबलाइज होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत वाले टाइम पर। तो दिल्ली सल्तनत में हमने कौन कौन सी डायनेस्टी देखी थी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, बाद में लोधी डायनेस्टी। ये बात आ गई कि जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, तो दिल्ली सल्तनत में इन सभी डायनेस्टियों के बारे में पढ़ा। और दिल्ली सल्तनत में हमने लास्ट डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, लोधी डायनेस्टी। इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। तो लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, याद है नहीं याद है, बता देता हूँ। इब्राहिम लोधी, ये कौन थे, लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी। वापस बताता हूँ, लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, वो थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो है वो बाबर से हार जाते हैं। बाबर होता है जो कि फरगान का होता है। फरगान कहाँ पर आता है, तो ये आता है उज़्बेकिस्तान में। जो उज़्बेकिस्तान जो देश है वहाँ पर आता है फरगान। तो फरगान के रहने वाले हैं अकबर, बाबर। तो ये बाबर जो है वो इस जो इब्राहिम लोधी है इस पर अटैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और ये अटैक करते हैं तो ये लड़ाई कहाँ पर होती है, इब्राहिम लोधी जो कि लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं, और जो उज़्बेकिस्तान के जो बाबर हैं, वो बाबर जो है वो इस इब्राहिम लोधी पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो है वो पूरी दिल्ली पर रूल कर रहा है। दिल्ली के आसपास वाले जितने भी एरिया हैं, हमने जो लोधी डायनेस्टी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लोधी डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने किस किस एरिया पर रूल किया। उस सारे एरिया पर इब्राहिम लोधी रूल कर रहा था। तो उस एरिया को, जो दिल्ली वाला एरिया है मेन, उसको बाबर अपने राज में मिलाना चाहता था, या बाबर चाहता था कि उस एरिया पर, दिल्ली वाला जो एरिया है उस पर मैं राज करूं, वो नहीं। तो फिर बाबर क्या होते हैं, बाबर जो है वो क्या करते हैं कि इब्राहिम लोधी पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये अटैक कहाँ होता है, इम्पोर्टेंट, ये अटैक होता है पानीपत में। तो ये अटैक होता है पानीपत में। इस लड़ाई को माना जाता है, इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है, तो पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई को जो है वो माना जाता है कि जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो इब्राहिम लोधी और किसके बीच में हुई थी, वर्सेस बताओ, बाबर, जो कि कहाँ के थे, उज़्बेकिस्तान के। और ये इब्राहिम लोधी, ये जो लोधी वंश है उसके रूलर थे, जो कि दिल्ली में रूल कर रहे थे। बाबर की इच्छा हुई कि मैं दिल्ली पर राज करूं, तो उन्होंने इब्राहिम लोधी को जो है वो युद्ध में पराजित कर दिया और इब्राहिम लोधी को ख़त्म कर दिया। और इब्राहिम लोधी के पास में जितना भी दिल्ली का जो एरिया था जिस पर वो रूल कर रहे थे, वो सारा एरिया अब किसने ले लिया, बाबर ने ले लिया। वो सारा एरिया किसके हाथ में आ गया, अब बाबर के हाथ में आ गया। बाबर बन गया राजा, पूरा दिल्ली का एरिया बाबर के हाथ में आ गया, राइट। कौन सी लड़ाई हुई थी ये, इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है, तो पानीपत की पहली लड़ाई, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, लिख देता हूँ, वो हम आगे देखेंगे पर यहाँ पहले बताना जरूरी है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
तो जो बाबर जो होते हैं वो उस इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और जो दिल्ली सल्तनत रूल चल रहा था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और सारा एरिया अब बाबर के हाथ में आ जाता है और बाबर फिर एक नया साम्राज्य स्थापित कर देते हैं जिसका नाम होता है मुग़ल एम्पायर या मुग़ल साम्राज्य। तो यहीं से शुरुआत होती है मुग़ल साम्राज्य की, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारी क्लास 10th की बुक में दे रखा है मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि मुग़ल एम्पायर से पहले दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी और दिल्ली सल्तनत किस तरह से ख़त्म हुई, जो दिल्ली सल्तनत का जो रूल था वो किस तरह से ख़त्म हुआ। तो उस रूल को ख़त्म करने वाले थे बाबर। बाबर कहाँ के थे? तो ये थे उज़्बेकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो इन बाबर ने किसको हराया? तो जो लोदी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी, उनको हराया, राइट, कंप्लीट। तो अब हम हमारी जो बुक में दिया हुआ है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर, उसमें हम जो जितने भी जो रूलर रहे हैं मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल वंश जो मुग़ल साम्राज्य है उसमें अब दिल्ली सल्तनत का नाम नहीं आएगा। दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो ख़त्म हो गया है। अब मुग़ल एम्पायर स्थापित हो गया है बाबर के द्वारा। तो अब मुग़ल एम्पायर में जो है वो ऐसा नहीं है कि बाबर अकेला ही रूल करता है। बाबर की मृत्यु के बाद में उनके जो बेटे होते हैं हुमायूं, वो राज करते हैं और हुमायूं के बाद में उनके बेटे अकबर राज करते हैं इसी मुग़ल एम्पायर पर। इस प्रकार से आगे चलता रहता है। ये शाहजहाँ करते हैं, औरंगजेब करते हैं, ठीक है। लड़ाइयाँ होती रहती है, कोई जो है वो एरिया को बढ़ाएगा तो कोई जो है एरिया को कम कर देगा, किसी से हार के, और ऐसा चलता रहता है इनके बीच में लड़ाइयाँ। तो मुग़ल एम्पायर की स्थापना बाबर ने की और इस मुग़ल एम्पायर में अकेले बाबर ने ही रूल नहीं किया। हाँ, मुग़ल एम्पायर के फाउंडर है बाबर और फिर बाबर की मृत्यु के बाद में नए नए जो है वो रूलर आते रहते हैं, जैसे कि इनकी जो परिवार वाले हैं वही बनते रहते हैं और इस मुग़ल साम्राज्य पर क्या करते हैं? राज करते हैं। तो जो इस मुग़ल एम्पायर पर जो जिस रूलर ने रूल किया इस मुग़ल एम्पायर पर या मुग़ल साम्राज्य पर, उनको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं उन रूलर्स को। एक तो हम पढ़ते हैं अर्ली मुग़ल्स और दूसरे पढ़ते हैं हम लेटर मुग़ल्स। यानी कि अर्ली मुग़ल्स क्या में हम किन किन रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि 1526 से लगाकर 1707 के बीच में थे, उनको हम पढ़ते हैं अर्ली मुग़ल्स में। और लेटर मुग़ल्स में यानी कि जो 1707 के बाद में 1857 तक जो रूलर्स ने रूल किया मुग़ल एम्पायर पर, उनको हम लेटर मुग़ल्स में पढ़ते हैं। तो इनको दो पार्ट में इसलिए डिवाइड क्यों किया गया है क्योंकि ये जो अर्ली मुग़ल्स थे वो बहुत तेज थे, शातिर थे, इस मुग़ल साम्राज्य को जो थे वो बढ़ाने वाले थे, बहुत ही होशियार थे। बट जो ये लेटर मुग़ल्स थे यानी कि जो बाद में जो मुग़ल्स आए थे 1707 के बाद में 1857 तक, ये इतने पावरफुल नहीं थे कि अपने एरिया को बढ़ा सके। सब ये जो थे वो धीरे धीरे क्या हुए, जो मुग़ल साम्राज्य था इन सारे रूलर ने बढ़ाया था मुग़ल साम्राज्य को, जैसे कि हम हुमायूं, अकबर, बाबर, इन सभी ने क्या किया कि इस एरिया को बढ़ाया था मुग़ल साम्राज्य के। बट 1707 के बाद में जो रूलर्स आए थे वो उस एरिया को घटाते गए, हार के, दूसरों से हार के। इस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य भी ख़त्म हो गया। तो इनको लेटर मुग़ल्स में पढ़ते हैं, उससे पहले अर्ली मुग़ल्स, यानी कि ये बहुत पावरफुल रूलर्स थे मुग़ल साम्राज्य के। तो अब हम देखते हैं कि ये ऐसे अर्ली मुग़ल्स कौन है, इन मुग़ल्स की बात हो रही है, ऐसे कौन से हैं, इनके बारे में हम भी तो देखें कि कौन आए थे 1526 से 1707 के बीच में, तो वो मैं बताता हूँ। तो ये जो हम पढ़ते हैं उनमें हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो ये जो है वो सारे हैं अर्ली मुग़ल्स जो कि पावरफुल रूलर्स माने जाते हैं। यानी कि जो बाबर जो होते हैं वो 1526 में इस मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं बाबर, और बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो बाबर 1526 में स्थापना करते हैं और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका बेटा हुमायूं
1530 में मुग़ल साम्राज्य पर राज करता है और 1540 में जो है वो वापस इनको शाहजहाँ हरा देते हैं, सॉरी जो शेरशाह सूरी होते हैं वो इनको हरा देते हैं एक बैटल में। और फिर हुमायूं जो है यहाँ से भाग जाते हैं, बट वापस आते हैं 1555 में। तब तक जो है वो यहाँ पर दूसरी डायनेस्टी रूल करती है। इसमें शेरशाह सूरी जो होते हैं वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। तो वो डायनेस्टी रूल करती है। तो वापस जो है वो अकबर आते हैं 1555 में, और 1555 में आते हैं। फिर 1555 के बाद में हुमायूं की मृत्यु के बाद में इनका बेटा जो अकबर होता है वो रूल करता है मुग़ल एम्पायर पर, जो कि 1556 से 1605 तक करता है। फिर जहांगीर आते हैं, जहांगीर 1605 से 1627 तक करते हैं। फिर शाहजहाँ आते हैं, तो ये 1627 से 1658 तक रूल करते हैं। फिर औरंगजेब आते हैं जो कि 1658 से लगाकर 1707 तक करते हैं। तो ये जो रूलर्स हैं वो पावरफुल रूलर्स हैं, इसीलिए इनको अर्ली मुगल्स कहा जाता है। तो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कंफ्यूज मत होना, यदि समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखो कि ये रूलर्स थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, औरंगजेब। तो ये रूलर्स हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में यदि समझ में नहीं आया तो मैं आगे बता दूंगा, डिटेल से पढ़ेंगे। तो बाबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बाबर ने 1526 से लगाकर 1530 तक रूल किया मुग़ल एम्पायर पर, और ये फाउंडर है बाबर किसके फाउंडर है, एक बार वापस बताता हूँ। बाबर है मुग़ल एम्पायर के फाउंडर। किस प्रकार से मुग़ल एम्पायर को स्टेबलाइज करते हैं, तो ये इब्राहिम लोदी को हराकर। ये इब्राहिम लोदी कौन होता है, ये इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, जो कि दिल्ली पर रूल कर रहा होता है। तो इस इब्राहिम लोदी को हराकर सारा दिल्ली का जो एरिया है वो बाबर छीन लेते हैं, और इसी एरिया पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। और इसी मुग़ल साम्राज्य में जो है वो रूलर आते रहते हैं। बाबर के बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये हो गए अर्ली मुगल्स। तो अर्ली मुगल्स पावरफुल रूलर्स कब तक रहते हैं इस मुग़ल साम्राज्य में, 1526 से लगाकर 1707 तक, राइट। तो अब हम देखते हैं कि लेटर मुगल्स कौन से थे। अब लेटर मुगल्स की बात करते हैं, यानी कि 1707 के बाद में कौन आए। तो 1707 के बाद में बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक शियार, रफ़ी उद दराजत, मोहम्मद शाह रंगीले, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, अकबर फर्स्ट और अकबर सेकंड, ये कन्फ्यूज मत होना, बहादुर शाह सेकंड, ये थे लेटर मुगल्स। इनके जो ईयर्स हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। ये देखिए 1707 से लगाकर लेटर मुगल्स जो हैं वो कब तक रहते हैं, 1858 तक। यानी कि ये ऐसे रूलर्स हैं जो कि पावरफुल नहीं है जितने वो थे। जो हमने बाबर, अकबर देखे थे वो जितने पावरफुल थे उतने ये लेटर मुगल्स पावरफुल नहीं थे। इसीलिए इनको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ये जो हैं वो सारे इनकेपेबल रूलर हैं जो कि मुग़ल साम्राज्य को बढ़ाने की बात तो दूर रही और मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, राइट। धीरे धीरे अंग्रेज घुसते गए, वो हम आगे देखते हैं, इतना डीपली मत चाहिए। तो ये है मुग़ल एम्पायर का मैप, ये आप देख सकते हैं मुग़ल एम्पायर का मैप है। तो 1530 में ये इस एरिए पर जो था वो बाबर रूल कर रहे थे, ठीक। इतना एरिया उनके हाथ में आया था। फिर और रूलर आए जिन्होंने इस एरिया को इतना बढ़ाया, जो ये येलो है वो बढ़ाया एक रूलर ने 1605 में। फिर वापस 1707 तक ये एरिया और बढ़ाया गया मुग़ल एम्पायर में। और फिर वापस आगे जो रूलर आए थे उन्होंने वापस जो है वो इस एरिया को बढ़ाया, राइट। इस प्रकार से एरिया बढ़ता गया। किसने कितना बढ़ाया, कहाँ पर लड़ाई की, वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबके सेपरेट लेक्चर आएंगे, ये तो सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा, ठीक है। तो ये वाला मुग़ल एम्पायर का मैप है। तो कुछ रूलर्स आते हैं जो कि एरिया को बढ़ाते जाते हैं। पहले फर्स्ट में कम होता है, दिल्ली का एरिया जो है वो लोधी डायनेस्टी इतने से एरिया पर ही रूल कर रही होती है, बट बाद में जो बाबर होते हैं वो फिर और एरिया को बढ़ाते हैं। बाबर के बाद में अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहाँ जितने भी आते हैं वो मुग़ल एम्पायर को बढ़ाते जाते हैं,
लेकिन बाद में जो लेटर मुगल्स आते हैं वो धीरे धीरे इस एरिया को कम करते जाते हैं, क्योंकि इनको अंग्रेज वगैरह बहुत सारी लड़ाइयाँ करनी पड़ती है और ये लड़ाई में सक्सेस नहीं हो पाते हैं जो सारे ये लेटर मुगल्स थे, और मुग़ल एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है, किसके बारे में, बाबर के बारे में। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा मुग़ल एम्पायर के बारे में कि किस तरह से इसकी स्थापना हुई है। हमने एक दूसरे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा है, लिंक करके पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर को किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत ख़त्म किया और मुग़ल एम्पायर स्टेबलाइज हुआ। दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर कौन थे, इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी को कौन हराते हैं, ये बाबर। कौन सी बैटल में, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब होती है, तो 1526 में। इसमें कौन हारता है, इब्राहिम लोदी। कौन जीतता है, बाबर। और सारा एरिया दिल्ली का कौन ले लेता है, बाबर। और बाबर नई एम्पायर की स्थापना कर देता है जिसका नाम मुग़ल एम्पायर। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो जो हमारे बाबर हैं उनका जन्म 15 फरवरी 1483 में हुआ, राइट, यानी कि 15 फरवरी 1483। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो फरगाना नाम की एक जगह है। जहाँ ये कहाँ जगह, ये जो जगह है वो कहाँ पर है, तो ये है उज़्बेकिस्तान में। तो जो उज़्बेकिस्तान है उसी में फरगाना एक जगह है, ये वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है, सिर्फ उज़्बेकिस्तान का मैप है। तो इसी उज़्बेकिस्तान वाले एरिया में यहाँ बताया गया है, ये देखिए, राइट, उज़्बेकिस्तान में फरगाना ये रहा। ये जो उज़्बेकिस्तान जो देश है, इसमें कंट्री है, तो इसमें जो फरगाना है वो कहाँ पर है, इस वाले एरिया पर। ये वाला एरिया है जहाँ पर बाबर का जन्म हुआ। तो ये देखिए, ये है हमारा भारत और ये है उज़्बेकिस्तान, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ये बाबर जो थे वो यहाँ से यहाँ पर इनकी नज़र पड़ी दिल्ली पर, और इन्होंने दिल्ली को जीता और एक नया साम्राज्य स्थापित किया जिसका क्या नाम था, मुग़ल साम्राज्य। अब आप नहीं भूलने वाले हो। जितना मैं ये कहता जा रहा हूँ उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और याद रहेगा। तो जो उज़्बेकिस्तान के जो बाबर थे, कौन सा गाँव है, फरगाना। तो फरगाना उज़्बेकिस्तान में है। तो फरगाना से बाबर की नज़र दिल्ली पर पड़ी और बाबर ने दिल्ली को जीता। नेक्स्ट, अब इनकी डेट कब होती है, ठीक है, इतना ही नहीं पढ़ने वाले हैं बोर्न और डेट के बारे में, आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकी डेट जो है वो पहले मैं आपको तारीख बता देता हूँ। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो 26 दिसंबर 1530 को होती है, राइट, यानी कि 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु होती है। और ये कितने साल तक जीवित रहते हैं, 47, यानी कि ये 47 साल तक जीवित रहते हैं। और इनको कहाँ दफनाया जाता है, इनको दफनाया जाता है आगरा में, जो कि कहाँ है, भारत में। आगरा तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पर ताजमहल है। तो वो जो ताजमहल है तो उसी एरिया में जो आगरा है हमारे भारत में, वहाँ पर इनको दफनाया गया। पर भारत में दफनाने के बाद में इनको वहाँ से वापस उठा के, इनकी जो लाश थी उनको उठा के वापस काबुल में दफनाया गया, क्योंकि जो बाबर थे उनकी इच्छा थी कि मेरे को काबुल में दफनाया जाए, ठीक है। तो पहले जो रूलर थे, जो इनके बेटे वगैरह थे, हुमायूं वगैरह, इन सब ने क्या किया कि इनकी जो लाश थी उसको आगरा में दफना दिया। तो बाद में किसी रूलर को पता चला या किसी आदमी को पता चला कि इन्होंने इनकी बुक में ये लिखा है कि मुझे मेरी लाश को जो है वो कहाँ, काबुल में दफनाया जाए, कि या किसी को कहा या बुक से पता चला, किसी तरह से पता चला कि मेरी लाश, जो बाबर थे इनकी इच्छा थी कि मेरी लाश को काबुल में दफनाया जाए। तो पहले आगरा में दफना दी गलती से, तो फिर आगरा से उठाकर वापस काबुल में दफनाते हैं, राइट, और इनका वहाँ टॉम्ब भी बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई की। उनका जन्म देख लिया, उनकी मृत्यु देख ली, इससे काम चलने वाला नहीं, ठीक है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई की, बैटल्स। तो फर्स्ट बैटल हुई पानीपत की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि 1526 में होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी याद कर लीजिए।
पानीपत की लड़ाई 1526 में होती है। किसके बीच में होती है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, राइट। इब्राहिम लोदी कहाँ के होते हैं? ये लोदी वंश के लास्ट रूलर होते हैं। और बाबर कहाँ के होते हैं? ये उज़्बेकिस्तान के होते हैं। जिसमें इस बैटल में कौन जीतता है? तो इस बैटल में इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर जीतते हैं। ये मैंने कितनी बार बता दिया है। फिर एक बैटल होती है खानवा की, जो कि 1527 में होती है, 1527। फिर बैटल होती है चंदेरी की, जो कि 1528 में होती है, 1528 AD, राइट। फिर होती है घाघरा की बैटल, जो कि 1529 में होती है, 1529। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी याद कर लीजिए। 1526 में एक भी साल मिस नहीं है। 1526 में पानीपत की लड़ाई, 1527 की खानवा में लड़ाई, 1528 में चंदेरी की लड़ाई और 1529 में घाघरा में लड़ाई होती है, ठीक है। ये सारी जो है वो जगह हैं। तो ये किस किस के बीच में होती है? ये तीनों, वो हम आगे देखेंगे। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। ये बैटल होती है इब्राहिम लोदी एंड बाबर। नेक्स्ट, अब हम जो बुक में दे रखा है वो पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। यहाँ से हमारे जो बुक के जो नोट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? इसी पिक्चर से या इसी पेज से। तो अब हम बुक का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ही फाउंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526 AD आफ्टर द डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यानी कि मुगल एम्पायर की स्थापना कौन करते हैं? तो मुगल एम्पायर की स्थापना करते हैं बाबर। ये जो हैं वो मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं। और ये मुगल एम्पायर की स्थापना कब करते हैं? तो ये करते हैं 1526 यानी कि 1526 में। 1526 में जो बाबर होते हैं वो मुगल एम्पायर की स्थापना करते हैं और ये फाउंडर है। किसको हराकर? तो जो लोदी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं इब्राहिम लोदी, उनको हराते हैं। कौन सी बैटल में? तो जो पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है उसमें, राइट। पानीपत एक जगह के नाम है। तो इस बैटल को जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। और इसी बैटल में कौन हराते हैं? बाबर। किसको हराते हैं? इब्राहिम लोदी को। क्लियर। और मुगल एम्पायर की स्थापना करते हैं। ही वाज अ तुर्किश मुस्लिम। और जो ये बाबर हैं वो कौन है? एक तुर्किश मुस्लिम है। इनका फुल नेम का क्या है? तो वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद इनका फुल नेम है बाबर का। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद को या बाबर को एक ही बात है। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ अमर शेख मिर्ज़ा, अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ तिमूर। हिज मदर वाज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट चंगेज़ खान। यानी कि जो अमर शेख मिर्ज़ा थे उनके बड़े बेटे कौन थे? बाबर। यानी कि बाबर जो है वो अमर शेख मिर्ज़ा के बड़े बेटे हैं। और जो इनके पिताजी हैं अमर शेख मिर्ज़ा, वो तिमूर के वंश से बिलोंग करते थे। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। तो जो बाबर थे वो तिमूर वंशज से बिलोंग करते थे। और इनकी जो माता थी बाबर की, वो कौन से वंशज से बिलोंग करती थी? तो वो करती थी चंगेज़ खां के वंशज से, राइट। तो जो तिमूर और जो चंगेज़ खां जो है वो बहुत बड़े रूलर थे, बहुत पावरफुल रूलर थे उस समय में। तो जो इनकी पिताजी थे वो तो तिमूर वंशज से बिलोंग करते थे और उनकी माताजी जो थी बाबर की वो चंगेज़ खां के वंशज से बिलोंग करती थी। तो ये हो गए तिमूर और ये हो गए चंगेज़ खान, जो कि चंगेज़ खान एक मंगोलियन रूलर थे और तिमूर तुर्किश रूलर। तो जो इनके पिताजी थे वो इनके वंशज से थे, तिमूर के। और जो इनकी माताजी थी वो किसके वंशज थी? चंगेज़ खान के वंशज से। तो समझ गए होंगे अब बात। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ खानवा, यानी कि खानवा की लड़ाई। तो खानवा एक जगह है जहाँ पर एक लड़ाई होती है, तो उसी लड़ाई को बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। तो अब ये बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में होती है, कहाँ होती है? तो ये बैटल ऑफ खानवा जो है वो 16 मार्च 1527 को होती है, 16 मार्च 1527, राइट। जो खानवा की लड़ाई होती है वो 16 मार्च 1527 को होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा in 1527 AD. He defeated Rana Sanga in this battle. He used Tulguma strategy and gave the slogan of jihad. यानी कि जो खानवा की लड़ाई हुई थी वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। बाबर कहाँ पर रूल कर रहे थे? दिल्ली पर,
जो कि इब्राहिम लोदी से एरिया छीना था। राणा सांगा कहाँ पर रूल कर रहे थे, तो ये कर रहे थे मेवाड़ पर, जो अपना उदयपुर का चित्तौड़ का जो एरिया आता है मेवाड़, ठीक है। तो जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है उस पर जो राणा सांगा जो थे वो राज कर रहे थे और बाबर दिल्ली पर। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई का कारण कि ये दोनों यूँ चाहते हैं कि बाबर चाहते हैं कि मेरा राज बढ़े, मैं ज़्यादा राज करूं, राणा सांगा चाहते हैं कि मैं ज़्यादा राज करूं। तो इसके चक्कर में इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, बैटल ऑफ खानवा। तो ये 1527 में होती है और तारीख भी बता दी थी 16 मार्च 1527। तो एक बैटल होती है बाबर और राणा सांगा के बीच में, पर इसमें जो है वो राणा सांगा जो है वो हार जाते हैं। जो मेवाड़ क्षेत्र के जो राणा सांगा है वो हार जाते हैं बाबर से, ठीक है। नेक्स्ट, बाबर ही डिफीटेड मेदिनी राय रूलर ऑफ मालवा इन बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528। जो हमने बैटल्स देखी थी फर्स्ट में बाबर की, उसमें हमने देखा था बैटल ऑफ चंदेरी। तो ये बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो मालवा के रूलर मेदिनी राय से होती है। किससे? मेदिनी राय से। कहाँ के रूलर? मालवा के रूलर। बैटल कहाँ होती है? तो ये चंदेरी में होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि 1528 में होती है। और इसमें कौन जीतता है? ये बैटल होती है बाबर वर्सेस मेदिनी राय। तो इसमें बाबर जीतते हैं और मेदिनी राय को हरा देते हैं। देख लीजिए बाबर कितना पावरफुल था। ही डिफीटेड अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 AD। यानी कि जो बाबर होते हैं वो एक लड़ाई लड़ते हैं बैटल ऑफ घाघरा, यानी कि घाघरा नाम की एक जगह है जहाँ पर एक लड़ाई लड़ते हैं और उसी लड़ाई को बैटल ऑफ घाघरा के नाम से जाना जाता है। और ये 1529 में लड़ी जाती है अफगान्स के बीच में। इस लड़ाई में कौन होता है बैटल ऑफ घाघरा में? तो इसमें बाबर वर्सेस अफगान्स, राइट। तो इनके बीच में लड़ाई होती है और इसमें बाबर जीत जाते हैं और अफगान्स को हरा देते हैं। ये कब होती है? तो 1529 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर बाबर की मृत्यु कब होती है? बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530, फर्स्ट में बता दिया। और ये जो लड़ाई होती है घाघरा की वो 1529 में, इनकी मृत्यु 1530 में। नेक्स्ट, ही वॉज बरीड फर्स्ट इन आरामबाग आगरा एंड लेटर इन काबुल एज पर हिज विश। यानी कि जो बाबर थे इनको फर्स्ट कब कहाँ पर दफनाया गया? मैंने बोला था आगरा में, ठीक है, जहाँ पर अपना प्यारा सा ताजमहल बना हुआ है आगरा में। तो आगरा कौन नहीं जानता है, सब जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ रहे हो। तो आगरा में एक आराम बाग है। कौन सा? आराम बाग। तो इस आराम बाग में इन बाबर को दफनाया गया था फर्स्ट में, पर इनकी इच्छा थी कि इनको काबुल में ही दफनाया जाए, कहीं और नहीं। ये बाद में पता चलता है। तो फिर जो बाबर होते हैं इनको आराम बाग से हटाकर इनकी जो लाश होती है उनको उसको काबुल में दफनाते हैं। ये देख पा रहे होंगे, ये इनकी यहाँ पर इनकी लाश को दफनाया जाता है और इतना अच्छा यहाँ पर ये बना रखा है जहाँ पर इनकी लाश दफनाई गई है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इनकी बुक के बारे में। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था बाबरनामा, जिसको कि तुज़ुक-ई-बाबरी के नाम से भी जानते हैं। क्या? तुज़ुक-ई-बाबरी या बाबरनामा दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। और अब्दुल रहीम खान ई खाना ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू पर्शियन लैंग्वेज। यानी कि जो अब्दुल रहीम खान नाम के एक व्यक्ति थे। कौन? अब्दुल रहीम खान नाम के एक व्यक्ति थे जिसने क्या किया कि जो ये बाबरनामा जो बुक थी वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की। पहले तुर्किश लैंग्वेज में थी तो उससे इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की, जिससे इस बाबरनामा बुक को इजीली से समझा जा सके। तो बाबरनामा जो बुक है वो हम अमेज़न से भी बाय कर सकते हैं, जो कि 336 की और 250 की आती है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था। तो बाबरनामा बुक है, बाबर ने लिखी है, जिसमें इनकी बायोग्राफी है। तो ये है मुग़ल एम्पायर। और यदि आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं और नोट्स डाउनलोड नहीं करना आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इन नोट्स को कैसे डाउनलोड करें। हाउ टू डाउनलोड नोट्स साइंस चैप्टर एंड SST चैप्टर फ्रॉम स्टारलाइट एजुकेशन। तो वहाँ से आप इजीली समझ पाएंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टारलाइट एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।